नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आपको पता है कि हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बिहार एसआई बैच ज्ञान बिंदु सर का ज्ञान बिंदु कोचिंग का सारे वीडियोज देख रहे हैं। आपको पिछले वीडियोज में अगर आपने देखा होगा तो पता चल रहा होगा। तो आज सैटरडे का दिन है और अभी समय हो चुका है 9:46 और अभी रिवीजन करने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह पूरा। तो ये रिवीजन का वीडियो डालने का मतलब, वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, बट इसका मतलब ये है कि जब मेरे को भी रिवीजन करना होगा तो ये वीडियो मैं देख लूँगा। और अगर आपको भी रिवीजन करना है 1857 का विद्रोह तो ऑफकोर्स आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। 1857 का विद्रोह तो होगा ही, साथ प्रमुख अन्य विद्रोह भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम अपना आज का ये रिवीजन 1857 का विद्रोह का रिवीजन शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो अभी समय हो चुका है 9:47 और आपके लिए हम एक टाइमर शुरू कर देते हैं कंप्यूटर में कि कितना देर चलता है हमारा रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टाइमर एंड स्टार्ट आवर स्टडी। तो 1857 के विद्रोह का कारण जानेंगे, तत्कालीन कारण। वैसे तो कारण बहुत सारे हैं, बट तत्कालीन उस समय के कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल की जगह पे 1856 में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, तब जाके 1857 में क्रांति हुई थी। तो एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण, चलाने से पहले ट्रेनिंग कहाँ दे दिया जाता था? बंगाल के दमदम में दिया जाता था, पंजाब के अम्बाला में दिया जाता था और पंजाब के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल चलाने हेतु प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई है। मतलब कि बंदूक में जो गोली डाला जाता था कारतूस, उसमें लोड करने के लिए उसके गोली के ऊपर, इतना बड़ा जो गोली होता है उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेयर बना हुआ, उसको खींच के उसमें डाल के मतलब चलाना होता था। आधुनिक अनुसंधान बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए क्या? क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू तथा मुसलमानों को धर्म को नष्ट कर उसे ईसाई बनाना चाहता था, कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, तुम ईसाई धर्म को मानो। यही इस कारण था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को पता लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से साफ मना कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया। जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया। किसने मंगल पांडे पर दबाव बनाया? जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वो एनफील्ड राइफल के प्रयोग में लाए। लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए मार्च 1924 को जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो इस घटना का मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग के दबाव दिया कि मंगल पांडे पर कि एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिया। 29 मार्च जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या कर दी गोली मारकर मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या मंगल पांडे ने कर दी गोली मारकर। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या मंगल पांडे ने कब की? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मार्च में हत्या की और अप्रैल में 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जबकि उनकी फांसी की सजा 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या के जुर्म में, जिनको 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या की।
तो ये हो गए थे तत्कालीन कारण कि मंगल पांडे को मार दिया, तो और भी सैनिक सोचे कि अगर हम भी विद्रोह करते हैं तो हमें भी मार दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो यही सब कारण था। और भी चीज़ें जानते हैं, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। जॉन कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे लोकप्रिय कंपनी था। 1857 के विद्रोह के समय द लंदन टाइम्स समाचार पत्र मुख्य संपादक माइकल रसेल थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। 1857 के विद्रोह के समय द लंदन टाइम्स समाचार पत्र के मुख्य संपादक माइकल रसेल थे। 1857 के विद्रोह में के समय लंदन टाइम्स के समाचार के मुख्य संपादक माइकल रसेल थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान झंडा गीत अजीमुल्लाह ने लिखा था। 1857 के विद्रोह के दौरान झंडा गीत अजीमुल्लाह ने लिखा था। 1857 के विद्रोह के बारे में अब जानते हैं। शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को संडे के दिन हुई थी। शाम के 5 और 6 बजे के बीच में हुआ था। इस समय विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, लेकिन उनका शासन जो था सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था। दिल्ली के आसपास ही उनका शासन सीमित था। दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली के अंदर लाल किला के आसपास उनका शासन सीमित था। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन और विरोधी दल के नेता डिज़रायली थे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन इस समय 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन थे और विरोधी दल के नेता कौन थे? डिज़रायली थे। विरोधी दल के नेता कौन थे? डिज़रायली थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कैंपबेल हो गए। जब विद्रोह स्टार्टिंग हुआ था तो इस समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में के दिनों में कैंपबेल सेनापति बनकर आए, जो कि दिल्ली, कानपुर जैसे अलग अलग जगहों के विद्रोह को दबाने का काम किया, जो आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड कैंपबेल आए थे, कैंपबेल सेनापति बनकर आए थे। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चपाती और कमल था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, क्योंकि इलाहाबाद पहले बंगाल था, तो उसके बाद इलाहाबाद किया। तो 1857 का विद्रोह की प्रकृति, नेचर को जानते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप, प्रकृति के लेकर अनेक विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वान की अलग राय है, यहाँ ब्रिटिश की अलग राय है। भारतीय विद्वान ऑफकोर्स बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करेंगे और ब्रिटिश विद्वान इसको नकारने की कोशिश करेंगे कि कुछ नहीं था, वह सिपाही विद्रोह था। तो इसी में अलग अलग इतिहासकारों के बारे में जानते हैं। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन हुए? एसएन सेन हुए। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? एसएन सेन ने की। 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? एसएन सेन ने की। इनका मानना था कि 1857 के विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। 1857 का विद्रोह तो शुरू हुआ धर्म को लेकर, क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस वाले राइफल वगैरह का प्रयोग हो जाना, ये सारे धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन एक स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर खत्म हुआ। वीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय ना तो स्वतंत्रता आंदोलन था। आरसी मजूमदार का मानना था कि 1857 का विद्रोह जो था ना राष्ट्रीय था, ना ही प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह के स्वरूप राष्ट्रीय था। इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था।
अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, बल्कि क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति था। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अंग्रेज विद्वानों की मत को भी जान लेते हैं। ये सब तो भारतीय विद्वानों की मत थे। डिजरेली का नाम आपने सुना होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉन्स्टन के विरोधी दल के नेता कौन थे? डिजरेली थे। डिजरेली ने माना कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ऑफकोर्स अपोजिशन का काम होता है पोजीशन को बताना कि तुम कितना गलत हो। तो ब्रिटिश के अपोजिट दल के नेता थे डिजरेली। इनका मानना था कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। मंगल पांडे के बारे में जानते हैं। मंगल पांडे जो थे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। मंगल पांडे प्रकरण के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हैरसे थे। मंगल पांडे के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हैरसे थे। जब मेरठ से 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर हैरसे और हेविड थे। मंगल पांडे के प्रकरण के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हैरसे थे। मेरठ के 1857 के शुरुआत के समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर हेविड थे। अब अंग्रेजों के बारे में अंग्रेज विद्वान का क्या क्या कहना है इसके बारे में देखते हैं। जबकि आपने इसके क्या नाम था इसका यार, डिजरेली को तो जान लिया कि उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। टी.आर. होम्स का मानना था कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह एक सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। जेम्स ओर्टियम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह हिंदू मुसलमान का अंग्रेज के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स ओर्टियम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेज के खिलाफ एक षड्यंत्र था। L.E.R. रीज का मानना था कि धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। रीज का मानना था कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सिले, मार्लेसन, ट्रेविलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। जॉन सिले, मार्लेसन, ट्रेविलियन का जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। उपयुक्त लिखे विवरण से स्पष्ट होता कि 1857 का विद्रोह का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह में भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह में भारत में अंग्रेजी कंपनी शासन समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित कर दिया। अब इसके राजनीतिक कारण को जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेन पॉइंट यही था कि टी.आर. होम्स का मानना था कि सभ्यता में बर्बरता का युद्ध है। जेम्स ओर्टियम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। रीज का मानना था कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का युद्ध है। जॉन सिले, मार्लेस, ट्रेविलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एकमात्र सिपाही विद्रोह है। लेकिन इस विद्रोह को भारत और अंग्रेजी कंपनी शासन को समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन की स्थापना कर दी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति माना जा सकता है दोस्तों। माना जा सकता नहीं, क्रांति था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। राजनीतिक कारण जानते हैं दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कर दिया था। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति था। लॉर्ड डिजरेली और द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, ये सारे राजनीतिक कारण थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया राज हड़प नीति, जिसमें बहुत सारे जमींदारों को हड़प लिया जाता था, राजाओं को हड़प लिया जाता था, यही सब कारण था। तो इसका आर्थिक कारण था अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक शोषण करना। मतलब कि इसमें जो जमींदार थे उससे भी बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, यही सब कारण था। सैन्य कारण क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय यूरोपीय मूल के लोग रहा करते थे। भारतीय की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के यूरोपियों का अनुपात 5:1 था। मतलब 5 भारतीय सैनिक था तो 1 यूरोपीय सैनिक था उतना पे। लेकिन भारतीयों मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था, सूबेदार से ऊपर ज़्यादा पद ही नहीं मिलता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये था सैन्य कारण। अब धार्मिक और सामाजिक कारण जानते हैं।
लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू ब्राह्मण जो थे वो नाराज थे कि सती प्रथा रहना चाहिए, लेकिन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का अच्छा कदम कहेंगे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम को पारित कर दिया जाना कि विधवा का पुनर्विवाह हो जाता था, ये भी एक अच्छा डिसीजन था, जिसके विरोध में भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग और ऊंचे वर्ग के लोग थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित कर दिया गया। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित किया गया। यही सब धार्मिक कारण थे जो कि थे। अब थोड़ा सा नेतृत्व देख लेते हैं, विस्तार और नेतृत्व। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने 1857 के सिपाहियों ने किया था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में इसका विद्रोह की शुरुआत कब हुई और यहाँ पे क्या हुआ। दिल्ली में 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई, 12 मई 1857 से हुई थी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 1857 से हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। वहीं सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। वहीं सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया था। दिल्ली की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 1857 का। इसके नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया। इस समय उर्दू शायर गालिब मिर्जा दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया और हडसन ने 1857 आते आते इस विद्रोह को दबा दिया। निकलसन और हडसन ने दिल्ली को विद्रोह को दबाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन इसमें निकलसन मारा गया और 1857 आते आते हडसन ने इस विद्रोह को दबा दिया। 20 सितंबर 1857 को सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया गया। 20 सितंबर 1857 को सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में इस विद्रोह को दबाया गया, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि सबसे पहले अगर दिल्ली में विद्रोह को दबा देते हैं तो ये विद्रोह मतलब पूरे भारत से खत्म हुआ माना जाएगा। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और थोड़ा सा चीज जान लेते हैं। जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय दिल्ली के शस्त्रागार के प्रभारी बिबोली थे, जब विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर दिया था, जिसे विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर उनका शस्त्रागार लूट लिया था। सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही 20 सितंबर 1857 को दबा दिया गया। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इलाही बख्शी ने सारी सूचनाएं अंग्रेजों को पहुंचा दी थी। हमें अपनों ने लूटा, यही था इलाही बख्शी, जो कि बहादुर शाह जफर का क्या चाल होने वाला है, अगला क्या चीज होने वाला है, वो सारा सूचना पहुंचा देता था अंग्रेजों को, जिस कारण से अंग्रेजों ने दिल्ली को विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल किया। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको जीनत महल घबरा गई थी, उसके सामने ही उसके बेटे को गोली मार दिया गया, मतलब हत्या कर दी गई। जीनत महल ने सूचना पर बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनका निधन 1862 में हो गया। 1862 में 1857 के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाए। 1857 मानिए कि को सितंबर में वहाँ का विद्रोह ही दबा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1862 में ये निकल बसे। बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है वो रंगून में, बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है रंगून में है, जबकि उनकी इच्छा थी कि हमको भारत में ही दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेज ने उसकी बात नहीं समझी। जो भी है,
उसके बाद दिल्ली का विद्रोह को पूरी तरीके से खत्म माना गया। उसके बाद आते हैं कानपुर का विद्रोह। कानपुर के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कानपुर। जून 1857 में इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का मूल नाम धोतू पंत था। धोतू पंत था। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम धोतू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का निधन होने के बाद दत्तक पुत्र नाना साहब, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देने से मना कर दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देने से मना कर दिया क्योंकि तुम उसके गोदलीय पुत्र हो। नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्लाह, नाना साहब के निजी सलाहकार कौन थे? अजीमुल्लाह। नाना साहब के पेंशन बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण ने नाना साहब ने 1857 के विद्रोह से कानपुर में कूद पड़े। मतलब इस विद्रोह का जो कूदने का सबका पर्सनल कारण था। ये किसी को नहीं था कि हमको देश को स्वतंत्र कराना है या अंग्रेजों को बाहर भगाना है। ये सबका पर्सनल कारण था। किसी का पेंशन ले लिया, किसी का राज हड़प लिया, किसी को बेटा को राजा नहीं बना रहा है। इस कारण से सब कोई इस 1857 की क्रांति में आ रहे थे। किसी को ये नहीं था कि हमको देश से ही अंग्रेजों को भगाना है, क्योंकि हम सबका कारण एक ही था, वो था अंग्रेज। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया था, जबकि पूरा नेतृत्व तानाजी ने किया था। नाना साहब, सॉरी तानाजी बोल दिया, नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। 1857 दिसंबर में 1857 का विद्रोह तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए। दिसंबर 1857 में तात्या टोपे को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुआ जो कि अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए श्रेय कैंपबेल को जाता है। कैंपबेल का नाम आपने सुना होगा। जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय तत्कालीन जो वहाँ का सेनापति था वो कैंपबेल नहीं था, लेकिन बाद में कैंपबेल को बनाया गया। उस समय जॉर्ज एनिसन थे और बाद में कैंपबेल को बनाया गया सेनापति। और कानपुर के विद्रोह को दबाने में ही कैंपबेल का प्रमुख योगदान माना जाता है। सिंधिया परिवार का संबंध मानसिंह से है और सिंधिया परिवार के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर के 1857 के विद्रोह से है। यूपी में सती चौरा पड़ता है। अवध एवं लखनऊ तक अब बात पहुंची है तो उसको भी देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे मदद ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने किया था। तात्या टोपे ने को 1859 में फांसी पर लटका दिया गया। अवध एवं लखनऊ, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र वर्जिस कादिर ने किया था। अवध एवं लखनऊ, यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध से नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल ने किया था और उनके पुत्र वर्जिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। महक परी के उपनाम से किसको जाना जाता है? बेगम हजरत महल को महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली रूप को देखने को मिला। इस कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। आम जनता सबसे ज्यादा भाग कहीं से लिया था? तो अवध के क्षेत्र से लिया था, और अवध के लखनऊ के क्षेत्र से लिया था। और यूपी के सबसे ज्यादा सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक किस क्षेत्र से भाग लिया था? अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह का दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। फिर कैंपबेल को बुलाया गया। कैंपबेल अधिकारी ने लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा गया। हेनरी लॉरेंस मारा गया था 1857 की क्रांति में। कानपुर के विद्रोह अवध के विद्रोह को दबाते हुए और कौन था? निकलसन और हडसन जो था वो दिल्ली के विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, जबकि हडसन विद्रोह को दबाने में सक्षम रहा, दबा दिया। और हेनरी लॉरेंस जो था अवध के विद्रोह को, अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अधिकारी मारा गया। और कैंपबेल जो फिर था सेनापति वो आके इस विद्रोह को दबा दिया।
विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब दोनों भागकर नेपाल चले गए, मतलब दोनों भागकर नेपाल चले गए। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर कहाँ चले गया, नेपाल चला गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को माना जाता है, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को माना जाता है। फैजाबाद अयोध्या के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अयोध्या में इस क्षेत्र का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। अवध, फैजाबाद, अयोध्या जो है, अवध नहीं, फैजाबाद अभी जो है वो पहले अभी अयोध्या है, पहले फैजाबाद हुआ करता था। इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला दक्षिण भारत में रहने वाले थे, दक्षिण भारत के मुख्यतः मद्रास के रहने वाले थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। 1857 के विद्रोह का कट्टर दुश्मन अगर कोई अंग्रेजों का था तो मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला सोच सकते 50,000 का इनामी था। अंग्रेज ने मौलवी अहमदुल्ला को आदम साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को आदम साहसी, निर्भीक और निडर बताया। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया कि सभी मुस्लिम घर से बाहर निकले और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बाद के दिनों में विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया और कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। लगभग जगह कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया क्योंकि वो ब्रिटिश सेनापति हुआ करता था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। इन्हें डंका साहब भी कहा जाता था क्योंकि वो जब चलते थे तो उनके आगे पीछे ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दो ऐसे जिले हैं जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। मुजफ्फरपुर और सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और सहारनपुर ऐसे दो जिले हैं यूपी के जो कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब देखते हैं झांसी, उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर के मध्य प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश में और ग्वालियर में मध्य प्रदेश है, दोनों जगह के बारे में जानते हैं। इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था, उत्तर प्रदेश के झांसी से। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव का निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को नहीं माना। 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि जो दामोदर था उनका अपना पुत्र नहीं था, वो गोद लिया पुत्र था। तो अंग्रेज ने बोला कि आपका पुत्र नहीं है, गोद लिया पुत्र है, इसलिए इसको झांसी का राजा नहीं बना सकते, और राज हड़प नीति के तहत उसके राज्य को हड़प लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण से रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरसन को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 के सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई थी। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई थी। 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना जो थी वो कौन थी? अवंतीबाई लोधी थे। अवंतीबाई लोधी 20 मार्च 1858 को शहीद हो गई, जबकि 17 जून 1858 को कौन शहीद हुई? सर पे तलवार लगने के कारण रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए। ठीक है। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह का एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान की। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान की। इलाहाबाद बनारस के क्षेत्र में आते हैं, और भी बहुत सारे क्षेत्र में छोटे मोटे विद्रोह हुए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद बनारस के क्षेत्र में इस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह का दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। इलाहाबाद के क्षेत्र में विद्रोह दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को
इलाहाबाद तथा बनारस के क्षेत्र में दबाने का काम किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील ने किया था। यहाँ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व प्रदान खान बहादुर खान ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय हडसन को दिया जाता है।